Hi friends, my name is Arif Khan. Today I will discuss about a very important colligative property, elevation of boiling point. So let's start. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन उन्नयन मतलब वृद्धि होना, बढ़ना। किसमें वृद्धि होना? बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन का मतलब वृद्धि, बढ़ोतरी। तो क्वथनांक किसका होता है? बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? किसी लिक्विड का, किसी द्रव का होता है। तो द्रव की बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ जाती है, तो इसको हमें समझना है। यह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यह वृद्धि, यह इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट में क्यों हो जाती है, इसको समझना है। अब चूंकि यह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो यह डिपेंड किस पे करेगी? यह डिपेंड करेगी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर। चूंकि यह एक अणुसंख्य गुण है, क्वथनांक का उन्नयन एक अणुसंख्य गुण है, तो यह निर्भर किस पे करेगा? विलय के अणुओं की संख्या पर। तो क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हमें जानना है तो पहले हमें बॉइलिंग पॉइंट पे थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी। देखिए, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक क्या होता है कि वह निश्चित ताप होता है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, उसके वायुमंडलीय दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन 1 atm प्रेशर के इक्वल हो जाता है। The definite temperature of a liquid at which vapor pressure of liquid become equals to its atmospheric pressure। तो जैसे बॉइलिंग पॉइंट हमें समझना है तो किसी बंद पात्र में, किसी क्लोज्ड कंटेनर में हम क्या करते हैं? कोई लिक्विड लेते हैं, कोई द्रव लेते हैं। अब द्रव के तौर पर लिक्विड के रूप में हम क्या ले सकते हैं? वाटर, मोस्ट कॉमन एग्जांपल। अब इसको जब हम गर्म करते हैं तो इसके जो अणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी एनर्जी काफी ज्यादा, उनकी गतिज ऊर्जा काफी बढ़ती है। और जो सतह के अणु होते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं, उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा बहुत तेजी से बढ़ती है। इतनी तेजी से बढ़ती है कि ये सतह के अणु बाहर वाष्प के रूप में निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम वेपोराइजेशन कहते हैं। अब चूंकि कंटेनर बंद है तो वाष्प के ये अणु कहीं बाहर नहीं जाते हैं, बल्कि सतह के ऊपर, द्रव की सतह के ऊपर ही एक दाब डालते हैं, प्रेशर डालते हैं। इसी दाब को हम वेपर प्रेशर, वाष्प दाब कहेंगे। तो एक तरफ से ये सरफेस मॉलिक्यूल्स वेपर के फॉर्म में निकलते हैं, यानी लिक्विड वेपर में चेंज होता है, द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं वेपोराइजेशन। दूसरी तरफ से ये वेपर मॉलिक्यूल, वाष्प के अणु आपस में मिलकर फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगते हैं, द्रव में परिवर्तित होने लगते हैं। इस प्रोसेस को हम संघनन, कंडेंसेशन कहते हैं। तो एक तरफ से वेपोराइजेशन होगा, दूसरी तरफ से कंडेंसेशन होगा। एक तरफ से द्रव वाष्प में परिवर्तित होगा, दूसरी तरफ से वाष्प द्रव में परिवर्तित होगा। एक निश्चित ताप ऐसा आएगा, एक डेफिनिट टेम्परेचर ऐसा आएगा जब द्रव का वाष्प में परिवर्तन और वाष्प का द्रव में परिवर्तन समान दर से होगा, यानी वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। जितनी तेजी से वेपोराइजेशन होगा उतनी तेजी से कंडेंसेशन होगा, यानी जितनी तेजी से द्रव वाष्प में परिवर्तित होगा उतनी तेजी से वाष्प द्रव में परिवर्तित होगा। एक निश्चित ताप पर इनमें साम्य, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। जिस निश्चित ताप पर यह साम्य स्थापित होगा उस निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। इसी को कहते हैं द्रव का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। जैसे पानी का क्वथनांक, पानी की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? पानी का वाष्प दाब, पानी का वेपर प्रेशर उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। जब लिक्विड का, द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उसी ताप पर द्रव उबलता है।
उसी ताप पर, उसी टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल करता है। इसी को कहते हैं उस द्रव का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। यहां पर हमने देखो क्या किया है, एक कंटेनर में, एक क्लोज्ड कंटेनर में कोई सॉल्वेंट लिए हुए हैं जैसे वाटर। अब इसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी काफी बढ़ती है। जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ती है, इतनी ज्यादा बढ़ती है कि ये सरफेस को छोड़कर अलग हो जाते हैं वेपर के फॉर्म में। अब ये वेपर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इसी सरफेस के ऊपर ही प्रेशर डालते हैं। जितना ये प्रेशर डालते हैं, जितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उसी को हम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं। जितना ज्यादा हम इस लिक्विड को, इस सॉल्वेंट को गर्म करेंगे उतना ज्यादा वेपोराइजेशन होगा, जितना ज्यादा वेपोराइजेशन होगा उतना ही अधिक वेपर प्रेशर होगा। एक तरफ से लिक्विड वेपर में चेंज होता है, इसको कहते हैं वेपोराइजेशन। दूसरी तरफ से वेपर लिक्विड में चेंज होता है, इसको कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा, एक डेफिनेट टेम्परेचर पर वेपोराइजेशन की प्रोसेस और कंडेंसेशन की प्रोसेस इक्वल हो जाती है। जितना तेजी से लिक्विड वेपर में चेंज होगा उतनी ही तेजी से वेपर लिक्विड में चेंज होगा। एक डेफिनेट टेम्परेचर पर ये दोनों फिजिकल स्टेट्स इक्विलिब्रिया में आ जाएंगी। वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन के बीच में इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश हो जाएगा। जिस डेफिनेट टेम्परेचर पर इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश होगा, उसी डेफिनेट टेम्परेचर पे क्या होगा, लिक्विड का वेपर प्रेशर इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, जो उसके ऊपर दबाव बाहर से पड़ता है। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो लिक्विड बॉयल करने लगेगा। ये लिक्विड कंप्लीटली वेपर में चेंज होने की कोशिश करेगा। इसी डेफिनेट टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे वाटर का कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, लिक्विड की वेपर प्रेशर इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के इक्वल हो जाएगी। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, द डेफिनेट टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid becomes equal to its atmospheric pressure is called as boiling point of that liquid। वह निश्चित ताप पर जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, उसी को कहते हैं उस द्रव का वाष्प दाब। जैसे पानी का वाष्प दाब 100 डिग्री से, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड की वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगी। देखो, तो ये हमने लिक्विड का थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताया मामला। अब अगर हम किसी भी सॉल्वेंट में, जो सॉल्वेंट कैसा हो, वाष्पशील वोलाटाइल हो, यानी जिसकी वेपर बनती हो, अब इसमें हम कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जैसे कि यूरिया ऐड कर दें या फिर शुगर ऐड कर लें। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट यानी अवाष्पशील विलय, जिसकी वेपर ना बने, लेकिन सॉल्वेंट कैसा हो, वाष्पशील वोलाटाइल, जिसकी वाष्प बन सके गर्म करने पर। तो अब हम क्या देखेंगे, कि इसमें जब हम कोई अवाष्पशील विलय नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मिलाते हैं तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्वेंट का वो बढ़ जाएगा। इसमें जितनी वृद्धि, जितनी इंक्रीज होगी बॉइलिंग पॉइंट में, उसी को कहा जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको कहते हैं डेल्टा टीबी से। यानी जब केवल प्योर सॉल्वेंट शुद्ध विलायक था तो उसका जितना भी बॉइलिंग पॉइंट सामान्य कितना था 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। अब इसमें हमने शुगर ऐड कर दिया जो कि नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, अब ये सॉल्यूशन बन गया। अब जब सॉल्यूशन बन गया तो जब इसमें हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मिलाएंगे तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। पहले जहां पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता था, इसमें शुगर मिलाने पर क्या होगा, ये थोड़ा सा अधिक टेम्परेचर पर बॉयल होगा, यानी इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। तो सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। तो अब ये जितना इंक्रीज हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट में, इसी को कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन से क्या कर लें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को माइनस कर दें, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू निकल जाएगी। और डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन ऑफ
ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। टीबी क्या है? टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टी नॉट बी क्या है? टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट कम है। सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट को माइनस कर दिया तो डेल्टा टीबी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकल गया। अब इसका रीजन क्या है? देखो रीजन क्या है कि जब तक प्योर सॉल्वेंट था जैसे वाटर, उसमें कोई हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं ऐड किया हुआ, नहीं घोला हुआ है। जब तक शुद्ध विलायक था तो उसकी जितनी बॉइलिंग पॉइंट से अपना थी, मान लिया 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता था, उसकी वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होती थी। लेकिन जब उसमें हमने शुगर ऐड कर दिया जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो अब उसके जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या करेंगे, लिक्विड मॉलिक्यूल के ऊपर एक बैरियर, एक अवरोध उत्पन्न करेंगे, जिससे क्या होगा, अब वेपर फॉर्मेशन कम होगा, वाष्प का निर्माण कम होगा। जब वेपर कम बनेगी, वाष्प कम बनेगी, तो वाष्प दाब, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब जब इसमें हमने शुगर ऐड कर दिया, सॉल्वेंट नहीं रह गया, सॉल्यूशन हो गया। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ाकर सॉल्वेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना है तो हमें और ज्यादा सॉल्यूशन को गर्म करना पड़ेगा, अधिक टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। यही वजह है कि सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। इसको हम एक ग्राफ से समझ लें, जैसे देखो ये ग्राफ प्लॉट किसके बीच में किया गया, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। अगर हम लिक्विड लेते हैं, प्योर लिक्विड, शुद्ध द्रव, उसमें कोई भी विलय नहीं मिलाया गया है, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ता है। किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने से उसका वेपर प्रेशर, वाष्प दाब बढ़ता है। जैसे अगर 100 डिग्री वाटर हमने लिया तो अब क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वो क्या होगा, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 एटीएम। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी को गर्म करने पर पानी का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा है, ठीक है ना। अब इसमें हमने शुगर ऐड कर दिया या कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें हमने डिसॉल्व कर दिया, घोल दिया, तो अब क्या हो रहा है, सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि जब हमने सॉल्यूट ऐड किया तो उसके पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, अवरोध पैदा करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, विलायक केवल बाहर नहीं जा पाएंगे, वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। तो अगर हम चाहते हैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अब बढ़ करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उसको और ज्यादा गर्म करना पड़ता है। जैसे हमने पानी लिया तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जा रहा है। अगर हम सॉल्यूशन बना दिए, सॉल्यूशन इसमें शुगर वगैरह ऐड करके, तो अब ये सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन का वेपर अगर हम चाहते हैं कि अब ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो हमें सॉल्यूशन को और ज्यादा गर्म करना पड़ता है। तो यही जो टेम्परेचर में, बॉइलिंग पॉइंट में जितना ग्रोथ हमने देखा, इंक्रीज देखा, वही क्या होती है, डेल्टा टीबी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसी को तो हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट कितनी थी, H2O की 100 डिग्री सेल्सियस, शुगर ऐड करके सॉल्यूशन बना दिया, तो अब ये क्या हो रहा है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रही है। जहां 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा था, शुगर ऐड करके सॉल्यूशन बना देने पर अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना है तो हमें और ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, विलयन को और अधिक गर्म करना पड़ेगा। तो इस तरह से विलयन का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा है और विलायक, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है। यही जो डिफरेंस है
इसी को डेल्टा टीबी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। कुल मिला जुला कर देखा हमने सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अधिक और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है। यही डिफरेंस हमें क्या बताता है? इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज, क्वथनांक में वृद्धि, इसी को कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीबी से। तो इतना बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को। अब देखिए हमने क्या देखा, जब बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन इंक्रीज क्या होती, वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। क्वथनांक का उन्नयन वाष्प दाब के समानुपाती होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन डेल्टा टीबी एंड स्मॉल एम, मोलैलिटी। स्मॉल एम क्या है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा टीबी क्या होता है? मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। स्मॉल एम क्या है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा केबी। केबी क्या होता है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसी को हम इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। अब यह मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी वाले टॉपिक में हमने बताया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम में सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन। मोल किसका? सॉल्यूट का। मास किसका? सॉल्वेंट का। ठीक है। अब मास ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? विलय के मोल की संख्या क्या होगी? विलय का भार बटा विलय का अणुभार। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट, विलय का भार ऊपर हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नीचे हो जाएगा, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। फिर डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम की बजाय ग्राम में हो, पूरे टर्म में 1000 से मल्टीप्लाई कर देते थे। देन डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम कितना ले? स्मॉल डब्ल्यू अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाए? स्मॉल एम। ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाए? कैपिटल डब्ल्यू। अब ये ग्राम में है, किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। इसको इस तरह से बैलेंस करके लिखा जा सकता है डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला बन जाता है। इस पर आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे। अब देखिए अगर कहा जाए कि केबी को कैसे डिफाइन करेंगे, केबी क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है ना? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर उन्नयन स्थिरांक केबी। केबी को कैसे डिफाइन किया जाएगा? देखो अभी हमने क्या बताया, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल एम। ये फॉर्मूला अभी देखा हुआ है। यहाँ डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में होने वाली वृद्धि। केबी क्या है? मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब स्मॉल एम क्या है? स्मॉल एम क्या है? मोलैलिटी, मोल पर किलोग्राम में सॉल्वेंट। यानी हम क्या करें? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लें। 1 किलोग्राम मतलब कितना सॉल्वेंट लेना पड़ेगा? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम सॉल्वेंट लिया जाए, कोई भी सॉल्वेंट, जैसे हमने लिया वाटर। 1000 ग्राम सॉल्वेंट हमने लिया। अब इसमें क्या कर लें? सॉल्यूट का 1 मोल ऐड कर लें। सॉल्यूट का 1 मोल ऐड करने के लिए क्या करें? उसके मोलर मास के बराबर का मास लेना पड़ेगा। यानी यहाँ पे W/m की वैल्यू कितनी हो जाए? W/m की वैल्यू कितनी हो जाए? 1 मोल। जो W/m कितना हो जाएगा? दोनों बराबर जो कैंसिल हो जाएंगे। कैपिटल W कितना? 1000 ग्राम। 1000 कट जाएगा। तो अब डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? केबी। ठीक है ना? यानी अगर हम 1000 ग्राम सॉल्वेंट लेते हैं, अब उसमें सॉल्यूट का 1 मोल ऐड कर देते हैं, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट में जितना इंक्रीज होगी उसी को हम कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है ना?
ठीक है। अब बात करें, मोलर ही होगा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, सॉरी मोलर ही होगा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी। ठीक है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में हम क्या कर रहे हैं, 1 मोल सॉल्यूट ऐड कर दे, तो जितना बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होगा उसी को कहते हैं केबी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है ना। अब केबी की देखो यूनिट क्या हो जाएगी, अगर इसकी यूनिट की बात करें, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, तो केबी इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन स्मॉल एम। ठीक है ना। डेल्टा टीबी किसमें होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि को बता रहा है, केल्विन में होगा। मोलैरिटी किसमें होगी, मोल पर किलोग्राम में, किलोग्राम चला जाएगा ऊपर तो केल्विन किलोग्राम ये हो जाएगा। ठीक है, अपॉन मोल। अब इसको क्या कर सकते हैं, ये केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये क्या होगा, केबी की यूनिट होगी। अगर हम 1000 ग्राम सॉल्वेंट ना लें, 1000 ग्राम सॉल्वेंट ना लें, बल्कि इससे 10 गुना कम सॉल्वेंट लें, कितना, 100 ग्राम, सॉरी हाँ 100 ग्राम, इससे 10 गुना कम हो गया ये सॉल्वेंट। जब सॉल्वेंट इससे 10 गुना कम हो गया, ठीक है, उसमें 1 मोल सोल्यूट ही ऐड कर रहे हैं, सोल्यूट की अमाउंट उतनी ही है, लेकिन सॉल्वेंट क्या हो गया, 10 गुना कम हो गया, तो अब कम सॉल्वेंट में अधिक सोल्यूट हो गया। कितना सॉल्वेंट कम हुआ, 10 गुना, तो अब जितना बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होगा वो 10 गुना ज्यादा होगा। अब यह जो कहलाएगा उसे कहते हैं केबी डैश, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी डैश। तो केबी डैश इक्वल टू क्या होगा, केबी से 10 गुना ज्यादा होगा। तो केबी की डिफिनेशन क्या हो जाएगी कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल ऑफ सोल्यूट ऐड करने पर 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल विलायक घोलने पर क्वथनांक में जितना वृद्धि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होती है उसी को हम कहते हैं केबी, इन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। इसकी यूनिट क्या आ गई, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स आ गई। अब अगर हम इससे क्या किए, 10 गुना सॉल्वेंट कम कर लिए और 1 मोल ही सोल्यूट हमने ऐड किया, तो अब क्वथनांक में वृद्धि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, 10 गुना ज्यादा होगी, उसे कहते हैं केबी डैश। ठीक है, केबी डैश क्या होगा, केबी से 10 गुना ज्यादा होगा। तो ये दोनों जो कांस्टेंट हैं ये किसके हैं, सॉल्वेंट के, लिक्विड के हैं, लिक्विड के हैं। अब इसमें कौन सा सोल्यूट ऐड कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं, केवल किससे मतलब होगा, उसकी अमाउंट से। अगर हम 1 मोल 1000 ग्राम सॉल्वेंट लेते हैं, 1 मोल शुगर ऐड करें या 1 मोल यूरिया ऐड करें, तो सॉल्वेंट का केबी की वैल्यू क्या होगी, फिक्स रहेगी। केबी और केबी डैश की वैल्यू किसी भी कांस्टेंट के लिए फिक्स होती है, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि कौन सा सोल्यूट ऐड कर, हाँ उसकी अमाउंट पे डिपेंड करती है कि 1 मोल ऐड कर रहे हैं कि नहीं ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना। तो केबी डैश और केबी की वैल्यू किसी भी सॉल्वेंट की फिक्स होती है। जैसे देखो, अगर वाटर की बात करें, पानी की, तो पानी के लिए केबी की वैल्यू 0.51 होती है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, इसका देखिए ये हो गया। लेकिन अगर केबी डैश देखें तो इससे 10 गुना वाटर का केबी डैश क्या होगा, इससे 10 गुना ये वाटर के केबी की वैल्यू हो गई। अब वाटर के केबी डैश की वैल्यू देखें, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट थोड़ा ध्यान देंगे, 5.1 हो जाएगी, केल्विन मोल इनवर्स, ये क्या होता है, केबी डैश की यूनिट होती है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, केबी डैश की वैल्यू केबी से 10 गुना ज्यादा होती है किसी भी सॉल्वेंट के लिए, क्योंकि केबी किस में निकालते हैं, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। केबी डैश कैसे निकालते हैं, उससे 10 गुना कम सॉल्वेंट में। ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थिति दोनों में ही क्या हो रहा है, 1 मोल ही सोल्यूट ऐड कर रहे हैं। तो 1000 ग्राम की बजाय अगर हम 100 ग्राम सॉल्वेंट लेंगे, उसमें 1 मोल सोल्यूट ऐड करेंगे, तो क्वथनांक में वृद्धि 10 गुना ज्यादा आती है।
1000 ग्राम लेने पे सॉल्वेंट का क्या मिलता है Kb, और 100 ग्राम लेने पर सॉल्वेंट का Kb डैश की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है ना। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।